प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विकास के समाज शास्त्र को आमंत्रण, प्रकृति, विषय सामग्री, संबद्धता। विकास का समाज शास्त्र की एक शाखा है। यह शाखा विकास से संबंधित सभी पहलुओं, कारकों, परिणामों आदि का अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उपागमों के आधार पर करता है। समाज के विकास संबंधी विचार एवं सिद्धांत। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र की स्थापना 1838 में की थी। इन्होंने समाज के अध्ययन के दो आयाम स्थैतिक और गतिक निश्चित किए थे। समाज के गतिक अध्ययन से इन्होंने समाज के विकास के तीन अवस्थाओं धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था का वर्णन किया था। इसके बाद इन्होंने समाज के विकास एवं परिवर्तन से संबंधित विचार अनेक समाज शास्त्रियों ने प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय वैज्ञानिक निम्नलिखित हैं। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में समाज, संस्कृति, सभ्यता, परिवार, विवाह, धर्म, कला आदि से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, टाइलर, मॉर्गन, हेडन आदि ने प्रतिपादित किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिपादकों के विचार इस प्रकार से हैं। कॉम्टे का सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत वेत्ताओं की मान्यताएं विकासवादियों के समान हैं। ये दोनों ही यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास कुछ निश्चित चरणों में होता है। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या निश्चित चरणों, सरल से जटिल एवं सीधी रेखा में बताया है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार माना है तथा सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित पूर्व निर्धारित क्रम में स्पष्ट किया है। कॉम्टे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास मानव के निम्न चरणों में बौद्धिक विकास के अनुसार होता है। बौद्धिक विकास के चरण निम्न हैं: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, तीसरी है वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था। नंबर 2 है स्पेंसर का सिद्धांत। स्पेंसर ने समस्त घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की कुंजी उद्विकास के सिद्धांत को बताया। उनके अनुसार उद्विकासीय तत्व का समन्वय व उससे संबंधित गति है, जिसमें अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में तत्वों से परिवर्तन होता है। स्पेंसर के अनुसार समाज और संस्कृति में यही नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए, अति प्राचीन युग में व्यक्ति केवल अपने बारे में ही जानकारी रखता था। उसे संस्कृति और सामाजिक संगठन के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। सभी व्यक्ति प्राय समान और एक से थे। किसी को किसी के साथ मिलकर कार्य करना नहीं आता था। उनकी यह अवस्था अनिश्चित असंबद्ध समानता की कही जा सकती। धीरे धीरे उनके अनुभव, ज्ञान और विचार परिपक्व होते गए और सब मिलकर कार्य करने लगे। बाद में श्रम विभाजन की स्थिति भी आ गई। प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करने लगा जिसे वह सबसे अच्छी तरह से कर सकता था और इस प्रकार सब मिलकर निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। यह स्थिति निश्चित संबद्ध भिन्नता की है। इस प्रकार स्पेंसर ने उद्विकासीय सिद्धांत को प्रत्येक सामाजिक घटना के विकास को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया। तीसरा, मार्क्स का सिद्धांत। जर्मन समाज शास्त्री कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनका कहना है कि सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख कारक और चालक आर्थिक कारण है और सभी परिवर्तन इसके परिणाम हैं। इसलिए मार्क्स के इस सिद्धांत को आर्थिक निर्णायकवाद भी कहते हैं। इन्होंने वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की है। नंबर 4 है वेबलिन का सिद्धांत। विश्वविख्यात अमेरिकन समाज शास्त्री वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत अपनी कृतियों नंबर 1 द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, नंबर 2 है द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स में प्रतिपादित किया है। इनकी मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक प्रौद्योगिकी दशाएं हैं। इसलिए वेबलिन का यह सिद्धांत प्रौद्योगिक निर्णायकवाद भी कहलाता है। वेबलिन के अनुसार परिवर्तन का क्रम निम्नानुसार चलता है। नंबर 1, भौतिक पर्यावरण मानव की प्रवृत्ति एवं कार्यों को परिवर्तित एवं निर्धारित करता है। नंबर 2, कार्य मानव के आदतों एवं विचारों को परिवर्तित तथा निश्चित करता है। नंबर 3, विचार और आदतें धीरे धीरे सुदृढ़ और स्थापित होकर संस्थाओं के रूप में विकसित हो जाती है। नंबर 4, संस्थाएं सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। जब जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा, समाज में उपयुक्त क्रमानुसार सामाजिक परिवर्तन होगा। नंबर 5 है टाइलर। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत अपनी कृतियों रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, प्रिमिटिव कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी में प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार
आदिम समाज में धर्म की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। आदिम मानव का विश्वास था कि मनुष्य की दो आत्माएं होती हैं। नंबर 1 है स्वच्छंद आत्मा, नंबर 2 है शरीर आत्मा। स्वच्छंद आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर जा सकती है तथा सभी प्रकार के अनुभव कर सकती है। दूसरी शरीर आत्मा, जब मनुष्य का शरीर स्थायी रूप से छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती है। आदिवासियों के अनुसार शरीर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी मरे लोगों की आत्माएं सपनों में दिखाई देती हैं। टायलर के अनुसार आत्माएं अनेक हैं, इसलिए आत्माओं की पूजा के फलस्वरूप सर्वप्रथम बहुदेववाद का उदय हुआ। बहुदेववाद से एक देववाद की और धर्म का विकास हुआ। स्पेंसर भी टायलर के मत के समर्थक हैं। स्पेंसर का मानना था कि समस्त धार्मिक संस्कार कृत्य आदि का अनुभव पूजा से हुआ है और इन सब का आधार डर था। इनके अनुसार सभी धर्मों की उत्पत्ति मरे हुए लोगों के डर के कारण हुई है। टायलर के अनुसार धर्म 3 स्थितियों में से होकर गुजरा है। आदिम जनजातियों में धर्म का प्रथम रूप पूर्वजों की पूजा है, जिसमें वे मृत आत्माओं की पूजा करते थे और धीरे धीरे मनुष्य का विश्वास अनेक देवी देवताओं में हुआ। अंत में एक देवता को ही मान्यता दी गई। इस प्रकार धर्म की 3 स्थितियां हैं। नंबर 1 है पूर्वजों की पूजा, नंबर 2 है अनेक देवी देवताओं की पूजा, नंबर 3 है एक ईश्वर की पूजा। ये एक ईश्वरवाद के उद्विकास की 3 स्थितियां हैं। नंबर 6 है मॉर्गन। मॉर्गन का नाम उद्विकास के सिद्धांत में उल्लेखनीय है। उनका मानना है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम, अनुभव और प्रगति में एक है। इनके मत में विकासवाद का सरलता से धीरे धीरे जटिलता में बदलने का सिद्धांत मानव विकास और संस्कृति के विकास में भी सही चरितार्थ होता है। मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर हैं। नंबर 1 है सर्वप्रथम मानव संस्कृति आरण्यक अवस्था की थी, नंबर 2 दूसरी असभ्य अवस्था की थी, नंबर 3 तीसरी सभ्य अवस्था थी। इन्होंने प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में विभाजित किया है। आरण्यक अवस्था के निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई है। मध्य स्तर पर उसने आग जलाना व मछली का शिकार करना सीखा और उच्च स्तर पर धनुष बाण आदि का आविष्कार किया। विकास की दूसरी अवस्था बर्बरता की थी। इसके निम्न स्तर पर बर्तन बनाने की कला आविष्कृत हुई। मध्य अवस्था में पशुपालन, कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। तीसरी उच्च अवस्था में लोहे का प्रयोग होने लगा तथा हथियार और उपकरण बनाए जाने लगे। विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की है। इसकी निम्न अवस्था में भाषा एवं लेखन कला का प्रयोग होने लगा। मध्य स्तर पर व्यापार और मशीनों का प्रयोग होने लगा तथा उच्च स्तर पर अब पूंजीवादी, समाजवादी यूरोपीय सभ्यता का विकास हो रहा है। मॉर्गन ने उद्विकासीय सिद्धांत को विवाह, परिवार, नातेदारी आदि के संबंध में भी देखा है। नंबर 7वां है हेडन। हेडन ने उद्विकास को कला पर उतारा है। इनके मत में सर्वप्रथम यथार्थवादी कला आई, इसके बाद संकेतवादी कला आई एवं रेखा चित्र कला का विकास हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं लॉबी ब्रहल, वेस्टरमार्क, फ्रेजर और ब्रिंटन आदि। इस प्रकार से उद्विकासीय सिद्धांत को अनेक वैज्ञानिकों ने समझने व जानने का प्रयास किया, किंतु ये सभी वैज्ञानिक अतिवादी एवं एक तरफा विश्लेषण करते रहे हैं। आज के समय में इनकी इसी कारण आलोचनाएं की जाती हैं। नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक स्पेंगलर, टाइनबी, पेरेंटो और सोरोकिन हैं। इन चक्रीय सिद्धांत निर्माताओं की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन का क्रम और दिशा एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती है। यह चक्र उसी प्रकार से चलता है जैसे दिन के बाद रात और फिर रात के बाद दिन। इसी प्रकार से जीवों में जन्म, युवा और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म, युवा, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु क्रम चलता रहता है। निम्नलिखित प्रमुख चक्रीय सिद्धांतकारों ने अपने विचारों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन, मृत्यु, दिन, रात, सर्दी, गर्मी, वर्षा की तरह से चक्र के रूप में होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों का अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्पेंगलर का सिद्धांत। स्पेंगलर ने 1918 में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी कृति द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में प्रतिपादित किया। इन्होंने पहले सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना की तथा सिद्ध किया कि सामाजिक परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं होकर एक चक्र के क्रम में होता है। स्पेंगलर ने विश्व इतिहास का अध्ययन करके सिद्ध किया कि सभ्यता और संस्कृतियां भी इन्हीं के समान नियमित अवस्थाओं में चक्र के रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। नंबर 2 है टाइनबी का सिद्धांत। टाइनबी ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। टाइनबी एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने विश्व की प्रमुख 21 सभ्यताओं का अध्ययन करके सभ्यताओं के विकास
का एक सामान्यीकृत प्रतिमान खोज निकाला तथा परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। टॉयनबी के इस सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन का चुनौती एवं प्रत्युत्तर के द्वारा चुनौती दी जाती है। टॉयनबी की मान्यता है कि जो सभ्यताएं चुनौती का प्रत्युत्तर दे पाई वे विकसित हुई और जो प्रत्युत्तर नहीं दे पाई वे नष्टप्राय हो गई। नंबर 3 है पेरेटो का सिद्धांत। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में प्रतिपादित किया। उन्होंने चक्रीय सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत का नाम दिया। पेरेटो की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन समूह की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम है। इनके अनुसार सभी कालों और समाजों में 2 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ये वर्ग सामाजिक संरचना में गतिशील होते हैं, चक्र के क्रम में गतिशील होते हैं। समाज के उच्च वर्ग के सदस्य अपने गुणों को खोकर निरंतर ऊपर से नीचे या अधोगामी दिशा में प्रवाहित होते रहते हैं। इनके रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग के कुशल एवं योग्य लोग नीचे से ऊपर या ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्न वर्ग उच्च वर्ग का स्थान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसलिए पेरेटो के इस सिद्धांत को चक्रीय गति का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। पेरेटो ने यह स्पष्ट लिखा है कि यह चक्रीय गति या सामाजिक परिवर्तन की गति परिस्थितियों में प्रभावित होती है, जिससे परिवर्तन कभी धीमी कभी तीव्र गति से होता है। नंबर 4 है सोरोकिन का सिद्धांत। रूस में जन्मे विश्वविख्यात अमेरिकन समाज शास्त्री पिट्रिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स 4 खंडों में प्रतिपादित किया है। चक्रीय सिद्धांत पिताओं के अनुसार परिवर्तन एक चक्र के रूप में होता है, जिसमें परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार से अन्य अवस्थाओं से गुजरने के बाद पुनः उन्हीं अवस्थाओं को फिर से दोहराया जाता है। सोरोकिन इन चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का जन्म, विकास और मृत्यु की प्रक्रियाएं होती है, उसी प्रकार से संस्कृति का भी चक्रीय उतार चढ़ाव निरंतर चलता रहता है। नंबर 3 है सामाजिक परिवर्तन के अन्य सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से न तो उद्विकासीय सिद्धांत ही है और न ही चक्रीय सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांतों में यहाँ प्रमुख 2 सिद्धांतों ऑगबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत और नंबर 2 है मोल्थस का जनसंख्या के सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। नंबर 1 है ऑगबर्न का सिद्धांत। अमेरिकन समाज शास्त्री ऑगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबना अपनी कृति सोशल चेंज में प्रतिपादित किया है। जो कुछ भी व्यक्ति को अपने समाज से मिलता है वह संस्कृति कहलाती है। इनके अनुसार संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं, मकान, कपड़ा, धर्म, भाषा, प्रथाएं आदि आती हैं। संस्कृति या सामाजिक विरासत। ऑगबर्न ने कहा है कि इस संस्कृति या सामाजिक विरासत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित उन वस्तुओं को रखा जाता है जो मूर्त हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, घड़ी। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित वे आवश्यकता पूर्ति के साधन आते हैं जिन्हें न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये अमूर्त होती हैं, जैसे प्रथाएं, जनरीतियां, कानून, धर्म, कला, साहित्य आदि। तो बच्चों, आज हम यहीं पे ही इस अध्याय को यहीं पे रोकते हैं और अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक विलंबन या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। धन्यवाद।